हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुशी का माहौल था। अमित घर का छोटा बेटा होने के बावजूद भी अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया से घर वालों की रजामंदी लेकर शादी के मंडप में मौजूद था। पंडित जी वर को वधू का हाथ थामने के कहते हैं कि तभी उसके फोन पर उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो तुरंत मंडप से उठकर अपना सेहरा उतारकर बोलता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अमित ये क्या कर रहे हो तुम? पागल मत बनो, ये कोई टाइम नहीं है मजाक करने का। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है। तू क्या बोल रही है? क्यों नहीं कर सकता तू ये शादी? माँ, अब ये शादी नहीं हो सकती, बस अब मैं जा रहा हूँ। पर कहाँ अमित रुको। अमित, माँ देखो ना, अमित मुझे छोड़कर चला गया। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था ना, ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? अमित की माँ उसे गले से लगाकर चुप करवाते हुए सहारा देती है। तभी सोनिया की माँ मेनका बोलती है, माया जी, आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। इसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने मेरी बेटी से भरे मंडप में सबके सामने शादी करने से इनकार कर दिया। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? उसकी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दिया आपके बेटे ने। इतने सालों का रिश्ता तोड़ दिया आपके बेटे ने। देखिए, मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, और शादी से पहले ही मैंने आपकी बेटी को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। आप चिंता मत करिए, मैं समझाऊंगी उसे, मैं बात करूंगी उससे। अब क्या ही बात करेंगी आप? आपका बेटा साफ शब्दों में बोलकर गया है कि ये शादी नहीं हो सकती। इस तरह दोनों की माएं लड़ने लगती है। बहस बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसे में शादी में मौजूद और भी लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी सोनिया की इज्जत का ख्याल रखते हुए पीयूष जोर से बोलता है, बस बहुत हो गया, आप सब शांत हो जाइए। अमित ने सोनिया के साथ ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसके किए की सजा मैं सोनिया को नहीं भुगतने दे सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सोनिया से शादी करूंगा। इससे दोनों परिवार की इज्जत भी बच जाएगी और सोनिया की जिंदगी भी। सोनिया, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? वरना तुम मना भी कर सकती हो। मैं क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। बेटा हाँ कर दे, तेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर सोनिया पीयूष से शादी करने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद बहुत धूमधाम से माया अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। दोनों अपने कमरे में होते हैं। तभी सोनिया पीयूष से बोलती है, देखिए पीयूष, हमारी शादी एक मजबूरी में हुई है, इसलिए मैं आपके साथ एक पत्नी की तरह कंफर्टेबल हो पाऊंगी या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं समझता हूँ सोनिया, तुम इस समय अमित के बहुत सवालों से घिरी हुई हो। मैं तुम्हारे साथ एक पति पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त के नाते बात करूंगा। तुम्हारे साथ रहूंगा। दुनिया की नजर में हम भले ही पति पत्नी होंगे, लेकिन इस कमरे में हम एक दोस्त से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तुम परेशान मत हो, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बेझिझक बताना। तुम चेंज करके यहाँ सो जाना और मैं वहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं सो जाऊंगी वहाँ। अरे नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि एक लड़की सोफे पर सोए और मैं बेड पर सोऊं। अरे नहीं, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ। पीयूष की बात मानकर वो बेड पर सो जाती है। अगले दिन वो उठकर अपनी सास के पास जाती है। तभी माया बोलती है, अरे बहू, तू तो बहुत जल्दी जाग गई। शादी की थकान से तो अब तक कोई भी नहीं उठा, तू उठ गई। माँ जी, मैं रात भर सोई ही नहीं। जब से अमित मुझे छोड़ कर गया है, मेरी नींद भी साथ में ले गया है, इसीलिए मैं जल्दी उठकर काम करने लग गई। हम 4 साल से एक दूसरे को जानते थे, प्यार करते थे, तभी तो उसने आपसे मेरे बारे में बात की थी। मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। सोनिया, बहू अब तो बिल्कुल भी नहीं रोएगी, और जब वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। पर बेटा, अब तेरी शादी पीयूष से हो गई है, तो तू उसको समझ, उसका ख्याल रख। मेरा पीयूष दिल का बहुत अच्छा है और सच्चा है। वो तुझे कभी हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद से भी पहले दूसरों के बारे में सोचता है। अच्छा, तू वो सब छोड़ और जो मैं कहती हूँ वो बना दे। ठीक है माँ। माया उसे समझाकर खाना बनाने के बारे में सब बताती है, जिसके बाद उसकी बताई हुई हर चीज सोनिया बहुत जल्दी तैयार कर लेती है। तभी सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। जैसे ही पीयूष खाना खाता है तो वो बोलता है, माँ, ये खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है आपने। वाह माँ, मजा ही आ गया खाना खा के। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया।
अरे पागल, इतना भी नहीं पहचाना तूने? ये सारा खाना मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। उसको थैंक यू बोल, तेरा सारा पसंदीदा खाना बनाने के लिए। अच्छा, सोनिया ने बनाया है? सोनिया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू सो मच। और वैसे आप इतनी अच्छी कुक है, मुझे नहीं पता था। लेकिन आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट फूड है? वो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है इसलिए, और खाना तो मुझे माँ। सोनिया पीयूष को बोलती ही है कि माया इशारे से उसे मना कर देती है। तभी सोनिया बोलती है, वो मुझे अमित ने बताया था बहुत पहले, शायद इसलिए याद। ओह, ले बहू, तेरी पहली रसोई का पहला शगुन। ये मेरी सास के कंगन है जो अब से तेरे हुए। शुक्रिया माँ जी। ऐसे ही शाम को ऑफिस से आकर पीयूष उसे गिफ्ट में एक सुंदर सा डायमंड नेकलेस देते हुए बोलता है, देखिए सोनिया, मुझे गलत मत समझना। आपने मेरे लिए फेवरेट खाना बनाया और माँ ने आपको शगुन दिया है, मैंने नहीं। इसलिए ये छोटा सा गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूँ, तो इसे प्लीज एक्सेप्ट कीजिए एज अ फ्रेंड। ठीक है पीयूष जी, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। समय के साथ साथ दोनों पति पत्नी अपने रिश्ते को अपना लेते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। सब सही चल रहा था कि तभी अचानक से अमित घर में वापस आता है। उसे देखकर माया उसे चाटा लगाते हुए बोलती है, बेशरम, अब क्यों आया है तू? तू तो सब कुछ छोड़कर चला गया था ना। तेरा कितना इंतजार किया, लेकिन तू नहीं आया। एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने, और अब तू वापस आ गया। क्यों? निकल जा इस घर से। माँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। चाहो तो और मार लो आप, पर मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। वैसे ही आपसे इतना दूर रहा हूँ मैं, अब कहीं नहीं जाना चाहता। माया ममता के मोहजाल में फंसकर अपने बेटे की गलतियों को माफ करके उसे घर में रहने की इजाजत दे देती है। कुछ देर बाद खाना खाते हुए अमित माया से बोलता है, अरे माँ, मैंने सुना है भाई की शादी हो गई है, जरा भाभी से तो मिलवाइए। बहू, जरा शरबत बनाकर तो ला। माया की बात सुनकर सोनिया शरबत लेकर आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। साथ ही सोनिया के पुराने जख्म भी हरे हो जाते हैं। सोनिया शरबत रखकर वापस अंदर जाकर रोने लगती है। तभी अमित अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये तो सोनिया है, आपने भाई की शादी इससे करा दी? हाँ, क्योंकि तूने हमें उसे मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। तूने उससे प्यार करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो तेरा भाई किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता, ये तू भी जानता है। उस समय ये फैसला लिया मैंने और उसे अपने घर की बहू बना लिया। माँ, मेरी मजबूरी थी उस वक्त छोड़कर जाना, मैं खुद नहीं चाहता था उसके साथ ऐसा करना। अब तू ये सब बोलकर इस घर का माहौल मत खराब कर और अपने कमरे में जा। अमित अपने कमरे में जाता ही है कि अपने भाई के कमरे में उसे अकेले देखकर वो बोलता है, मानना पड़ेगा, मेरे जाते ही बहुत खूबसूरत हो गई है, पहले से भी ज्यादा। हाय मेरी प्यारी सोनिया, मैं आ गया हूँ। ये बोलकर वो उसे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, सोनिया, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूल पाया, मैं आज भी तुमसे उतना प्यार करता हूँ। उसकी घटिया बात सुनकर सोनिया उसे करारा चाटा मारती है और बोलती है, उस वक्त कहाँ गया था तुम्हारा प्यार, जब तुम भरे मंडप में मुझे छोड़ के चले गए थे। अरे मैं तुम्हारे सामने अपने प्यार की भीख मांगती रह गई, और तुमने तो पलट कर देखा तक नहीं, सोचा भी नहीं कि मेरा क्या होगा। दोबारा इस तरीके की बात मुझसे कभी मत करना। अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। ये मेरा और पीयूष का कमरा है, एक पति पत्नी का कमरा, और अब से मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ताकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोनिया। सोनिया के ऐसे बर्ताव से अमित को बहुत गुस्सा आता है और इस वक्त वो गुस्से का घूंट पी जाता है और अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके बोलता है, उसकी ये मजाल कि उसने मुझे चाटा मारा। छोड़ूंगा नहीं सोनिया मैं तुम्हें, इस चाटे का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। शाम को पीयूष वापस आता है और पीयूष उसे देखकर हैरान हो जाता है। साथ ही उसे उसकी हरकत के लिए खूब सुनाता है। खाना खाते हुए अमित बहुत तारीफ करता है और बोलता है, अरे सोनिया, जरा वो सब्जी पास करना, वैसे खाना बहुत अच्छा बनाया है तुमने। सोनिया नहीं, भाभी, तेरी भाभी है वो, समझा? ठीक है भाई, भाभी सब्जी दे दीजिए। भाभी बोलने से भाभी थोड़ी होगी, मुझे अपनी सोनिया वापस चाहिए और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे। 1 हफ्ता बीत जाता है।
अमित बार बार सोनिया के करीब जाकर उससे बदतमीजी करने लगता है। तब अमित एक प्लान बनाकर सोनिया को सड़क पर अकेले पाकर उसे किडनैप कर लेता है और एक खंडर सी जगह पर ले जाकर जमीन पर धक्का मारता है और उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है। तभी सोनिया बोलती है, कौन है यहाँ? मुझे यहाँ ऐसे लेकर क्यों आए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जो भी नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हारा आशिक, तुम्हारा बॉयफ्रेंड उर्फ तुम्हारा देवर हूँ। भाभी, छी, तुम्हें भाभी बोलना अच्छा नहीं लगता। तुम तो मेरी प्यारी सोनिया हो ना। चलो आओ, आज हमारी शादी है। मेरे भाई ने आकर सारा काम खराब कर दिया, पर तुम चिंता मत करो, आज हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। फिर मुझे तुम्हें भाभी नहीं बोलना पड़ेगा। अमित, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये? छोड़ो, मुझे घर जाना है। अगर तुम्हारे भैया को पता लगा ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे जाने दो। अमित उसकी एक नहीं सुनता और उसके हाथ खोलकर पंडित को डरा धमकाकर मंत्र पढ़ने की बोलता है। सोनिया किसी तरह उसका ध्यान भटकाकर उसके फोन से पीयूष को कॉल लगाकर छोड़ देती है और बोलती है, अमित, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। अरे भाभी हूँ तुम्हारी, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? गलत है ये। और ये तुम मुझे कौन सी जगह लेकर आए हो? कितना अंधेरा है यहाँ। कोई सोच भी नहीं सकता सोनिया कि मैं तुम्हें मंदिर के पीछे वाले खंडर में लाया हूँ। ए पंडित, तुम मंत्र पढ़। डरकर पंडित मंत्र पढ़ता है और सोनिया अपनी चालाकी से पीयूष को जगह बता देती है। पीयूष पुलिस को लेकर कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस अमित को अरेस्ट कर लेती है और पीयूष सोनिया को गले से लगा लेता है। इस तरह उसे बचा लेता है। कमरे में फूलों से सजी सेज और बेड पर बिखरे गुलाब की पंखड़ियाँ, सारा कमरा बड़ा ही रोमांटिक माहौल की तरह सजा हुआ था और अविका दुल्हन के जोड़े में सजकर बैठी हुई अपने पति अभय का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर के बाद अभय भी वहाँ आ जाता है और अविका का घूंघट उठाते हुए उससे कहता है, कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हें पता है, मैंने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। बड़ा ही नर्वस हो रहा हूँ मैं। शर्माते ही रहो फिर। अविका दूध का गिलास उठाती है कि तभी अभय उससे बोलता है, मुझे नहीं पीना दूध। ओ हेलो, तुम्हें कौन दे रहा है? मैं तो अपने लिए उठा रही थी। वैसे तुम नर्वस नहीं हो सुहागरात को लेकर? यार देखो, मैंने ना बहुत कुछ प्लान किया है अपनी सुहागरात के लिए और अपने हनीमून के लिए। क्या ये सब पहले ही सोच रखा था क्या तुमने? अभय अविका को हक करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आती है। अभय दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ आरती देवी उससे कहती है, बेटा कुछ चाहिए तो बता देना और आराम से करना जो भी करना हो। ठीक है माँ। इतना बोलकर आरती वहाँ से चली जाती है और अभय दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वो फिर से अविका को गले लगाने वाला होता ही है कि तभी फिर से दरवाजे पर खटखट की आवाज होने लगती है। अविका गुस्से में अपने पति से कहती है, आज सारी रात बस यही करते रहो, कभी खोलो तो कभी बंद करो। क्या करूँ यार, मैं खुद परेशान हो गया हूँ। जाओ खोलो अब जाकर। जब अभय दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो सो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो अपने हनीमून पर जाने की तैयारी करते हैं और रात को मनाली के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में अभय कार बहुत ही ज्यादा नॉर्मल स्पीड में ड्राइव कर रहा था कि ऐसे में अविका उससे कहती है, अभय स्टॉप द कार। क्यों? अरे तुम कोई कार नहीं बल्कि कोई बैलगाड़ी चलाओ जाकर। यार मैं ऐसे ही सेफली ड्राइव करता हूँ। आई सेड स्टॉप द कार। अभय कार रोक देता है और अविका कार ड्राइव करने लगती है। कार की स्पीड वो काफी ज्यादा तेज रखती है। तभी अविका और अभय की कार के आगे से कुछ अचानक गिर जाता है और अविका को लगता है कि उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया है। वो डरते हुए गाड़ी को रोक देती है कि तभी अभय उससे कहता है, बोल रहा था स्पीड कम करो, मगर मेरी बात माननी ही नहीं है। मैं एक बार देख कर आऊं? चलो। दोनों कार से बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो दोनों आसपास देखने लगते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। जिसके बाद वो दोनों फिर से गाड़ी में बैठ जाते हैं और अपने होटल पहुंचकर रिसेप्शन पर जाकर सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपने कमरे की ओर चले जाते हैं।
थकान की वजह से वो दोनों उस रात आते ही सो जाते हैं और अगली सुबह फ्रेश होकर एक दूसरे के साथ मनाली घूमने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। शाम को वो दोनों जब वापस होटल लौटते हैं तो जैसे ही वो लोग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं कि तभी एक बार फिर से दरवाजे पर खटखट होने लगती है। ऐसे में अविका गुस्से से कहती है, ओफो, यहाँ भी कोई आ गया। रुको, मैं देखता हूँ। अभय जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अपने सामने पुलिस को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और पुलिस उससे बोलती है, वाह, तो यहाँ कुछ और ही चल रहा है। वहाँ रोड पर किसी निर्दोष का एक्सीडेंट करके यहाँ मौज ले रहे हो। पर ये सब गलती से हो गया, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। इंस्पेक्टर, मैंने इसको बोला था कि आराम से चलाओ, मगर ये मेरी एक नहीं सुनती। गिरफ्तार करना ही है तो इसको करो। वाह, कितने अच्छे पति हैं मेरे, अपनी बीवी को बचाने की जगह उल्टा उसे ही फंसा रहे हैं। इनके बैग की चेकिंग करो हवलदार। हवलदार जब कमरे की चेकिंग करता है तो उनके बैग में से उन्हें एक व्हाइट कलर का पैकेट मिलता है और उसमें नशे की चीजें भी होती हैं। ये देखकर वो पुलिस वाला उन दोनों से कहता है, वाह, तो यहाँ नशे की चीज का भी सेवन हो रहा है। मुझे नहीं पता, ये सब हमने नहीं किया। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। हम दोनों यहाँ सिर्फ अपना हनीमून सेलिब्रेट करने आए थे। ये किसका है, यहाँ इसे कौन लाया, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वो लोग अविका और अभय के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं और अभय को दो पुलिस वाले मिलकर पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और उनमें से एक पुलिस वाला अविका के साथ बदसलूकी करने लगता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद जब अविका को होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं है। वो किसी तरह खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर आती है, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। वो अपनी कार को लेकर वहाँ के पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ पर बैठे इंस्पेक्टर सुधीर से बोलती है, इंस्पेक्टर, मेरे पति कहाँ है? क्या मतलब है आपका? यहाँ 3 पुलिस वाले आए थे जिन्होंने पहले मेरे साथ बदतमीजी करी और फिर मेरे पति को पता नहीं। पागल हो क्या मैडम? ऐसे ही कोई भी पुलिस आती है और आपके साथ बदतमीजी करती है और आपके पति को ले जाती है। हाँ इंस्पेक्टर, मैं सच बोल रही हूँ। जाइए मैडम, पागल किसी और को बनाइए और हमारा टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। सुधीर अविका की बातें नहीं मानता और ना ही उसकी FIR लिखता है और अविका के जाने के बाद अपने हवलदार से कहता है, वैसे भोसले, कोई भी औरत थाने में इतनी रात को आके झूठ क्यों बोलेगी कि उसके साथ और उसके पति के साथ कुछ गलत हुआ है? तुझे क्या लगता है, हमें चलना चाहिए ना? जाकर देखते हैं, क्या पता बात सही हुई तो। पुलिस स्टेशन से अविका एक बार फिर वापस अपने होटल पहुंचती है और वहां पर बैठा हुआ रिसेप्शनिस्ट किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। ये सब कुछ अविका छुपकर सुनने लगती है और वो रिसेप्शनिस्ट फोन पर बातें करता हुआ कहता है, हाँ मैडम, सब काम हो गया। अरे उस लड़की को मुझ पे कोई शक नहीं है, गुमराह हो गई है वो कि क्या और कैसे हो गया, और उसके पति को भी उसके अड्डे पर पहुंचा दिया है। ठीक है मैडम, बस अभी आता हूँ 5 मिनट में। जैसे ही वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ से निकलता है वैसे ही अविका भी अपनी कार से उसका पीछा करना शुरू कर देती है और उनके अड्डे पर पहुँच जाती है। साथ ही छुपकर वहाँ का सारा नजारा देखती है। वहाँ अभय को एक मनु नाम की लड़की उसको बंदी बनाकर 4 थप्पड़ मारती है और फिर उसके होठों पर लिपस्टिक लगाकर उसका श्रृंगार करती है। इतने में वहाँ पर वो दोनों पुलिस वाले और उनके साथ के सभी लोग आ जाते हैं जिन्होंने अविका के साथ बदसलूकी भी की थी। ऐसे में मनु अभय से कहती है, बड़ा शौक है ना तुझे हनीमून मनाने का, तो यहाँ खड़े सभी लोग तेरा हनीमून मनाएंगे। यही किया था ना तूने भी मेरे साथ। अब भुगत। मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और शादी किसी और से। मैंने इस तरह से बदला लिया तुझसे, इन नकली पुलिस वालों को भिजवाकर ये सब करवाया। अविका ये सब सुनकर अंदर आ जाती है और मनु को एक जोरदार तमाचा लगाकर उससे कहती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत के साथ खेलते हुए। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर सुधीर अपनी बाकी की पुलिस टीम के साथ पहुँच जाता है और उन सभी को गिरफ्तार करता है। इस सब के बाद अविका सुधीर से कहती है, इंस्पेक्टर आपने तो यहाँ आने से मना कर दिया था ना, फिर कैसे? वो क्या है ना मैडम जी, आधी रात को कोई भी औरत हमारे थाने में आकर कुछ भी बोलेगी
तो हमें डाउट तो होगा ना, इसलिए बस सच का पीछा करते करते हम यहाँ तक आ गए। थैंक यू सो मच सर। अगर आज आप यहाँ नहीं होते तो शायद मैं और मेरा पति सही सलामत घर नहीं जा पाते। इतना सब होने के बाद अविका और अभय दोनों किसी और अच्छे से होटल में जाकर वहाँ पर अपना हनीमून बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं और खुशी खुशी अपने घर वापस लौटकर अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।